हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर भर्ती से संबंधित यहाँ पर जो साइंस की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अभी तक हमने 6 to 8 की जो क्लास है, एस सी ई आर टी की जो बुक्स थी, वो 3 वीडियो में ही आपकी 6, 7th, 8th पूरी पूरी कंप्लीट करवा दी, ठीक है। काफी लोगों के कमेंट आए थे कि सर 9th और 10th का भी करवा दीजिए, ठीक। मैंने 9th और 10th की बुक देखी तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मतलब काफी अच्छा लेवल है ओवरऑल देखा जाए तो उनको मैंने आज देखा। और यहाँ पर जो 9th के लेवल की यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने 6 एक वीडियो में ही कंप्लीट करा दिया था, 7th को भी एक वीडियो में ही कंप्लीट करा दिया था, और याथ को भी एक वीडियो में ही कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन जो 9th की जो बुक है, इसमें लगभग मेरे पास लगभग 350 करीब क्वेश्चंस हैं। तो एक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, 2 ढाई घंटे की भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में, जो 9th क्लास की बुक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब आज आप लोग लेकिन एक निश्चिंत रहिए, आपके 7 दिन के अंदर आपका 9th और 10th पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक भी दिन गैप नहीं होगा। 9th की अगर आज आपको मिल रही है, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी, उसके बाद भी मिलेगी। मतलब जब तक 9th से और 10th तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। सिर्फ 3 वीडियो में आपकी 350 क्वेश्चन 9th के, और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपके 3 से 4 वीडियो में आपके 10th के होंगे, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर आपके पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो इस क्लास का समय रहेगा, वो आपका 4 से 5 के बीच में किसी भी समय शाम को पढ़ सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है कभी कभी, इसीलिए मैंने 4 से 5 कहा है। वैसे मैं कोशिश करूंगा 4 बजे ही अपलोड कर दूं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन इनको मैं 7 दिन के अंदर 9th और 10th को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और एक और चीज है कि 6 क्लास में मैंने एक ही वीडियो में पूरे सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए थे, 6 और 7th और 8th में। लेकिन इसमें देखिए, टॉपिक वाइज एक तरीके से रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब फिजिक्स के सारे टॉपिक आज ही आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ फिजिक्स के आज रखे गए हैं, कुछ केमिस्ट्री और कुछ बायो के, ऐसे मिक्स कर दिया है। और ऐसे ही कल परसों और ऐसे 7 दिन में आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार के रखे गए हैं। और मैंने इसमें एक चीज और थंबनेल में लिखी थी, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 80 प्रश्न सही करके दिखाओ। लगभग 98 क्वेश्चन आज की वीडियो में है, और इसमें से 80 अगर आप लोग कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर बाई चांस नहीं कर पाते तो भी एक अच्छी बात यह है, इसमें मोटिवेट ही रहें, डिमोटिवेट ना हो। यही सोचें कि आपके जो क्वेश्चन गलत हो सकते थे वो अब गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर। देखिए, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की समय दर, ठीक है। तो ये होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर का वेग, ठीक, एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। मोटर कार का मंदन होगा, ठीक है। अब मंदन क्या होता है? जो त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है? जब वेग परिवर्तन जब होता है, जब वेग कम से ज्यादा हो जाता है तो हो जाता है त्वरण, ठीक है। और जब ज्यादा से कम होता है तब उसको कहते हैं मंदन, ठीक है। तो यहां पर मंदन पूछा गया, क्योंकि देखिए 40 मीटर प्रति सेकंड था और 20 मीटर प्रति सेकंड रह गया। तो ये कैसे लगेगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन लगेगा आपका। यहाँ पे देखिए, वेग परिवर्तन की समय दर, तो वेग परिवर्तन हो रहा है तो कितना, वेग कितना परिवर्तित हो रहा है? 40 से था, 40 से, और रह गया है 20, ठीक। और किस समय दर, दर का मतलब बटे में समय कितना है? 5 सेकंड। तो कितना बचा? ऊपर 40 में से 20 गए तो 20 बचे, और बटे में 5, 5 चक्कू 20। तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक पिंड की त्रिज्या, एक पिंड पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। एक पूरा चक्कर लगाने पर पिंड का विस्थापन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, 2 पाई आर, 2 आर, पाई आर या शून्य, ठीक है। अब विस्थापन देखिए, एक वृत्तीय गति पर, मतलब ऐसे कर रहा है, ऐसे, ठीक है, गति कर रहा है एक चक्कर पूरा करने पर। अब देखिए विस्थापन क्या होता है? अगर देखिए जैसे विस्थापन है, आप यहां से चले, ठीक, यहां से चले, ऐसे चले, इधर गए, यहां गए, तो विस्थापन कितना होगा? देखिए दूरी, दूरी आपकी जैसे मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, ये 8 है, 8 मीटर है, मान लीजिए ये 5 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, और ये भी 8 किलोमीटर, ठीक। तो आपकी जो दूरी होगी, दूरी तो आपकी 5, 8 5 13, और 5 कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, ठीक। लेकिन जो आपका विस्थापन होगा, विस्थापन सिर्फ ये 8 किलोमीटर होगा, यहां से यहां की जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगा विस्थापन। लेकिन यहाँ पे कहा गया है पिंड जो है वो वृत्तीय गति कर रहा है, तो मतलब यहां से चला और लौट के यहीं पर अगर लौट आया तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड आधी दूरी चाल v1 से
तथा शेष आधी दूरी चाल v2 से तय करता है। पिंड की औसत चाल क्या है? चाल देखिए, फॉर्मूला सीधा सीधा अगर आपको पता होगा तो आप आंसर लगा लेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2v1 इंटू वी टू अपॉन वी1 प्लस वी टू। ठीक है, जैसे आपको कोई चाल दे दी जाए कि आधी दूरी से वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चला है, फिर वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है, तो कैसे निकालोगे? देखिए, 2v1 कितना था? 5, v2 था 7/में 7×5 = 12 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 7×35 = 70/12 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढलान से पता लगता है। क्या पता लगता है? ठीक है, गतिमान पिंड के जो दूरी समय ग्राफ होता है उसके ढलान से क्या पता लगता है? पिंड की चाल, पिंड का त्वरण, पिंड द्वारा चली गई दूरी या पिंड का विस्थापन। तो पांचवे का जो राइट आंसर है वो है पिंड की चाल पता चलती है उससे। ठीक है, ढलान से। नेक्स्ट है, गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के ढलान से पता चलता है। ठीक है, चाल समय ग्राफ, ये दूरी समय ग्राफ था, ये चाल समय ग्राफ है। तो इसमें पिंड की चाल, पिंड का त्वरण, पिंड का वेग या पिंड द्वारा चली गई दूरी। तो देखिए, चाल समय ग्राफ से त्वरण पता चलता है, पिंड का त्वरण पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो कारों ए तथा बी के दूरी समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित चाल अधिक है। चाल किसकी अधिक है? ठीक है, यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों दिए गए हैं, किसकी अधिक? ए की अधिक है, बी की अधिक है, ए बी दोनों की बराबर है या कुछ कह नहीं सकते। तो अब एक चीज आप समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं तो समझाने में आसानी रहेगी। अब ये देखिए, बी बी की दूरी कितनी है? बी की दूरी यहां पर है, मान लीजिए। ठीक है, इतनी दूरी लगभग बी ने तय कर ली है, यहाँ इतनी। ठीक है, और ए ने कितनी कर पाई है? ए ने सिर्फ, सॉरी इसको ऊपर कर देते हैं, ए ने सिर्फ इतनी कर पाई है। तो दूरी किसकी है? बी की ज्यादा है। समय भी देखा जाए तो ए ने ज्यादा लिया है, बी ने थोड़ा सा कम लिया है, यहीं यहीं तक लिया है। तो तो फिर चाल किसकी ज्यादा होगी? बी की ही ज्यादा होगी। ठीक है, बी ने समय भी कम लिया है और दूरी भी ज्यादा तय कर ली, इसका मतलब चाल इसकी ज्यादा ही होगी। ठीक है, कोई मान भी सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। एक गतिमान कार की चाल को 3 गुनी कर देने पर उसे रोकने के लिए पहले के सापेक्ष दूरी होगी। कितनी दूरी होनी चाहिए? मतलब पहले जितना रोकते उससे कितनी दूरी होनी चाहिए? 3 गुनी, 6 गुनी, 9 गुनी या 12 गुनी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9 गुनी होनी चाहिए। 3 गुना मतलब 9 गुना ज्यादा होनी चाहिए दूरी। अब देखिए नेक्स्ट है, अब ये आपके पदार्थों से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से उठा लिए गए। निम्नलिखित में से द्रव नहीं है? कांच, लकड़ी, वायु और प्रकाश। तो इसमें देखिए, द्रव जो नहीं है, द्रव्य नहीं है, द्रव्य सॉरी, द्रव्य में आपका क्या आता है? ठोस, द्रव और गैस। द्रव और गैस तीनों आपके द्रव्य में आते हैं। ठीक है, द्रव्य में आते हैं, लेकिन जो प्रकाश है वो आपका द्रव्य में नहीं आता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका क्या होता है? आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन निश्चित एवं अनिश्चित एवं आकार निश्चित होता है। तो गैस द्रव की वह अवस्था है जिसमें आयतन एवं आकार दोनों उसके अनिश्चित होते हैं। गैस की ना तो आप आकार बता सकते हैं ना तो आयतन। ठीक, किसी वायु में किसी पदार्थ में अणुओं के बीच का आकर्षण होता है। ठोस अवस्था में सबसे कम, द्रव अवस्था में सबसे कम, गैस अवस्था में सबसे कम या ठोस अवस्था में सबसे अधिक? तो सबसे अधिक होगा, ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है परमाणु अणुओं के बीच का आकर्षण। सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस अवस्था में, और सबसे कम होगा गैस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? हिमांक, क्वथनांक, गलनांक या क्रांतिक ताप? ठीक है, तो चौथे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है? नमक, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या चीनी? तो पांचवे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मतलब ठोस से सीधे गैस में बदलना, बिना द्रव में बदले। ठीक है, जैसे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब बदल जाते हैं सीधे, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही संबंध है? वाष्पीकरण बराबर वाष्पन प्लस संघनन, वाष्पीकरण बराबर क्वथन प्लस संघनन, आसवन बराबर क्वथन प्लस संघनन, आसवन बराबर गलन प्लस क्वथन। 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्वथन प्लस संघनन बराबर आपका आसवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध है। E बराबर एम सी स्क्वायर, सी बराबर ई एम स्क्वायर, एम बराबर ई सी स्क्वायर या सी बराबर एम ई स्क्वायर?
ठीक है, तो ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो याद ही होगा, उम्मीद है, E बराबर mc स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वायु, पारा, जल या लोहा? तो ठोस का होता है तो फिर राइट आंसर आपका लोहा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना पिघले वाष्प बन जाता है, नमक, चीनी, पारा या कपूर? बिना पिघले वाष्प बन जाता है तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन सा है? तो अभी मैंने बताया था कपूर होता है आपका। ठीक है, कपूर होता है आपका ऊर्ध्वपातज पदार्थ। नेक्स्ट है, अंतरा आणुक आकर्षण बल नगण्य होता है, द्रव में, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में, गैस में या ठोस में? आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल सबसे कम होता है गैस में। सबसे कम किसमें होता है? गैस में सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है ठोस में। आकर्षण बल, अंतरा आणुक आकर्षण बल। नेक्स्ट है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्न में से कौन सा क्रम सही व्यवस्था को निरूपित करता है? मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन, जल और चीनी। तो सबसे कम अंतराणुक आकर्षण बल होता है गैस में, तो गैस क्या है? ऑक्सीजन। फिर उससे थोड़ा ज्यादा जल में होता है, सबसे ज्यादा होता है ठोस में, तो इनमें जो ठोस है वो है चीनी। नेक्स्ट है, अंतरा अणुक आकर्षण बल प्रबल होते हैं ठोस में, गैस में, द्रव में या द्रव तथा गैस में? तो अभी मैंने बताया था प्रबल होते हैं ठोस में होते हैं। नेक्स्ट है, आकृति तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं लकड़ी के गुटके में, वायु में, पारे में या जल में? तो आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लकड़ी के गुटके में। नेक्स्ट है, अभी आपके सामने गुरुत्वाकर्षण से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे इसके बाद जो टॉपिक होगा उसमें। अंतरा अणुक स्थान अधिक होता है ठोस में, ठोस तथा गैस में, द्रव में या गैस में? अंतरा अणुक स्थान सर्वाधिक होता है। ठीक, तो स्थान सबसे ज्यादा होता है गैस में, अंतरा अणुक स्थान जो है वो सबसे ज्यादा गैस में होता है, लेकिन सबसे कम बल, स्थान सबसे ज्यादा गैस में होगा और बल सबसे कम गैस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थान घेरता है ठोस, द्रव, गैस या तीनों? तो स्थान देखो, वायु भी घेरती है, इसका मतलब गैस भी घेरती है, तो ठोस, द्रव, गैस तीनों स्थान घेरते हैं। निम्न में से किसका आयतन निश्चित नहीं है, जल और बर्फ, जल, जलवाष्प या बर्फ? तो आयतन निश्चित किसका नहीं होता है? आयतन निश्चित नहीं होता जलवाष्प का, या फिर मतलब गैस का, तो जलवाष्प ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन पर का चयन करिए, वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस में रूपांतरण द्रवीकरण कहलाता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तित हुआ बिना ठोस में रूपांतरण संघनन कहलाता है, ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो मैंने ऊपर ही एक जगह पे बताया था कि ये राइट आंसर हो जाएगा, ठोस का बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जल में थोड़ा नमक मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का हिमांक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या वायु के प्रभाव पर निर्भर करते हुए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या अधिक? तो 18वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा इसका हिमांक। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है, ये आपका आपका बायो से है। ठीक है, इस ये बायो है और इसके बाद आपका गुरुत्वाकर्षण वाले होंगे क्वेश्चन होंगे बायो के बाद में, और फिर बायोलॉजी से फिर से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और लास्ट में आपके पर्यावरण के। ठीक, लगभग 98 क्वेश्चन हैं टोटल। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जिसकी समस्त कोशिकाएं रूप व कार्य में समान होती हैं, रूप में समान किंतु कार्य में भिन्न होती हैं, कार्य में समान किंतु रूप व आकृति में भिन्न होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रूप व कार्य में समान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकीड वाहिनियां जाइलम रेशे तथा पैरेनकाइमा बनाते हैं, जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टमी, ऊतक या एपिडर्मिस? तो ये बनाते हैं जाइलम। नेक्स्ट है, पैरेनकाइमा ऊतक होता है, विभज्योतक, स्थायी ऊतक, दोनों प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं? तो पैरेनकाइमा जो होता है वो होता है स्थायी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा निम्न में से एपिडर्मस में होते हैं, तना, जड़, पत्ती या मूल रोम? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पत्ती होते हैं। नेक्स्ट है, चालनी नलिकाएं साथी कोशिकाएं फ्लोएम पैरेनकाइमा व फ्लोएम रेसे सम्मिलित रूप से मिलते हैं, जाइलम में, फ्लोएम में, कैम्बियम में या रूप ऊतक में? तो ये मिलते हैं ऑप्शन बी, फ्लोएम में। नेक्स्ट है,
जल का संवहन होता है, मतलब पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या पत्तियों द्वारा। तो जल का संवहन होता है जाइलम के द्वारा और भोजन का होता है फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है, वाहिकाएं मिलती हैं फ्लोएम में, कैम्बियम में, कॉर्टेक्स में या जाइलम में। इसका जो राइट आंसर है वो है जाइलम में, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जाइलम में। नेक्स्ट है, भोजन पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक है स्रावी ऊतक, भरण ऊतक, फ्लोएम या जाइलम। आठवां क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्लोएम। नेक्स्ट है, पौधों में मोटाई बढ़ती है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, पैरेन्काइमा द्वारा या कैम्बियम द्वारा। तो पौधों में मोटाई जो बढ़ती है वो पैरेन्काइमा द्वारा बढ़ती है। नेक्स्ट है, पत्तियों द्वारा भोजन पदार्थों को पेड़ के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित किया जाता है पैरेन्काइमा द्वारा, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा या स्क्लेरेन्काइमा द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्लोएम द्वारा। ठीक है, फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं, निम्न में से कौन जंतु ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक, एपिडर्मिस डर्मस ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इसका जो राइट आंसर है वो है एपिडर्मिस ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या पेशीय ऊतक। तो इसका राइट आंसर होगा एपिथेलियमी ऊतक। नेक्स्ट है, सरल एपिथेलियम की कोशिकाएं कोशिकाएं होती हैं चपटी व प्लेट के समान, ऊपरी परतें मृत एपिथेलियम कोशिकाओं की लंबी व स्तंभाकार होती हैं, सतह पर रोम होते हैं। तो 13वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चपटी व प्लेट के समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर ऊतक कौन सा होता है? हड्डी उपास्थि, हाइलाइन उपास्थि या कान की उपास्थि। तो 14वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के सिरे किससे जुड़े होते हैं? पेशियों, कंडरा, स्नायु या उपास्थि। तो ये जुड़े होते हैं स्नायु से, हड्डियों के जो सिरे हैं वो स्नायु से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला रेशेदार ऊतक कहलाता है, संयोजी ऊतक, कंडरा, वसा ऊतक या स्नायु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अरेखित पेशियां होती हैं ऐच्छिक, बेलनाकार व बहुकेंद्रीय, अनैच्छिक, बेलनाकार व बहुकेंद्रीय, अनैच्छिक, एक केंद्रीय, बहुकेंद्रीय या फिर ऐच्छिक, शाखान्वित या एक केंद्रीय। तो 17 का जो राइट आंसर है 17वें का वो है ऑप्शन ए ऐच्छिक, बेलनाकार व बहुकेंद्रिक की है। ठीक है, ये आप लोग देखते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और गलत हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं, तो मुझे ये पता चलेगा इससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, जैसा भी आपको लगे वो जरूर बताइएगा। घनाकार एपिथेलियम पाई जाती है श्वास नली में, वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि में, श्वास त्वचा में या आहार नली में। ठीक है, घनाकार एपिथेलियम किस में पाई जाती है? तो 18वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि में। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कौन सी पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार व संकुचन करती रहती हैं? ऐच्छिक, अनैच्छिक, कार्डियक या ये सभी। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्डियक। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका लंबी होती है 1 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक, 1 मीटर तक या 10 मीटर तक। तो 20वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 मीटर तक लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, हृदय पेशी होती है अनैच्छिक तथा अरेखित, अनैच्छिक तथा रेखित, ऐच्छिक तथा अरेखित, ऐच्छिक तथा रेखित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनैच्छिक तथा अरेखित। नेक्स्ट है, भोजन को स्थानांतरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये मैंने ऊपर ही बता दिया था अभी, क्लोरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम या पैरेन्काइमा। तो 22वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जाइलम के द्वारा। ठीक है, सॉरी 22वें का सी है, ऑप्शन सी फ्लोएम होगा। ठीक है, भोजन को स्थानांतरित करता है फ्लोएम और जाइलम पानी का संवहन मतलब जल का संवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नारियल का रेशा है फ्लोएम है, कैम्बियम है, जाइलम है या एपिडर्मिस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फ्लोएम होता है, नारियल का जो रेशा है वो फ्लोएम होता है। नेक्स्ट है, ऊतकों का निर्माण होता है अंग तंत्रों से, कोशिकाओं से, अंगों से या सभी से। तो अंग तंत्र का जो ऊतकों का निर्माण होता है वो कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संदेश संवहन की मूल इकाई है तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र या सभी? संदेश संवहन की मूल इकाई क्या होगी? तो ये हो जाएगी आपकी तंत्रिका कोशिका, मूल इकाई पूछा गया। नेक्स्ट है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तंत्रिका ऊतक, वसामय ऊतक, पेशीय ऊतक या संयोजी ऊतक? तो जो रुधिर है वो आपका हो जाएगा संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, ऑप्शन डी, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में से जंतु ऊतक नहीं है? कौन सा नहीं है? जाइलम, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या एपिडर्मिस? तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जाइलम नहीं होता, जाइलम जंतु ऊतक नहीं है, ये क्या है आपका पादप ऊतक है, ठीक है, पादप। नेक्स्ट है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है कंडरा, वसा ऊतक, स्नायु या पेशी ऊतक? तो अस्थियों को अस्थियों से, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, स्नायु ऊतक जोड़ता है। नेक्स्ट है, एपिथीलियम ऊतक का मुख्य कार्य है रक्षा, जनन, संवहन या उत्सर्जन? तो एपिथीलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा। नेक्स्ट एंड इस चैप्टर का लास्ट है, फिर इसके बाद हम लोगों का गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिजिक्स का। तंत्रिका ऊतक की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, साइटोन, कोसा या डेंड्रॉन? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट हो गए। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? एक चौथाई रह जाएगा, आधा रह जाएगा, सॉरी दो गुना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, एक चौथाई रह जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा? इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, पहले आप लोग आंसर बताइए जिनको आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक चौथाई रह जाएगा। कैसे? देखिए, दो पिंडों के बीच की दूरी, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जी, ठीक है, तो स्मॉल जी होता है, कैपिटल जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कैपिटल जी का मान, और कैपिटल जी का मान अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है जी बराबर कैपिटल जी यम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर आपकी बीच की, दो पिंडों के बीच की दूरी है, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक, और गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें क्वेश्चन क्या था? दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, ठीक। तो क्या करिए, पहले में तो आपका जी यम अपॉन आर स्क्वायर रहेगा, ठीक। अपॉन में आप क्या कर दीजिए, जी एम तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। खाली नीचे जो आर है, बीच की दूरी है, उसको दोगुना कहा गया, तो 2r का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। देखिए जी एम तो ऐसे कट जाएगा, ठीक, जी एम तो सीधे सीधे कट जाएगा, ठीक। बचा क्या यहाँ? 1/r² बटे में बचा 1/2 r², ठीक। तो ये क्या हो बराबर में क्या बचेगा? 1/r² अपॉन में 1/2r का स्क्वायर अगर करोगे तो 2 का 4 होता है, r का r², ठीक है। तो r² कट जाएगा, तो ऊपर एक बचेगा, नीचे 4, तो 1/4 आंसर आपका हो जाएगा, एक चौथाई रह जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उनके बीच की दूरी पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, या उनके द्रव्यमानों के योग पर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर करता है, ठीक है, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन पर, वस्तु के घनत्व पर, द्रव्य के घनत्व पर, या इन सभी पर? तो उत्प्लावन बल जो है वो तो इन सभी पर निर्भर करता है, ठीक है, चारों तीनों पे। नेक्स्ट है, घनत्व का एसआई मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, कोई मात्रक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो घनत्व का जो होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व का, ये भी तो घनत्व ही है, तो इसका भी राइट आंसर यही होगा, ठीक है, घनत्व है, दोनों है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व निम्नलिखित के सापेक्ष है? किसके सापेक्ष होता है? हरा या पानी या पारा या लोहा? तो अपेक्षित घनत्व हमेशा पानी के सापेक्ष होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए फिर से, वायरस की खोज किसने की थी? आइवानोवस्की ने, मिलर ने, लैमार्क ने, या डार्विन ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आइवानोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वायरस को हम देख सकते हैं नेत्र द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा, या इन सभी के द्वारा? तो वायरस को देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु वायरसों में केंद्रीय क्रोड होता है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, या ए व बी दोनों? तो वो होता है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी होते हैं पादप वायरस, जंतु वायरस, जीवाणुओं के वायरस, या इनमें से कोई नहीं?
तो देखिए जीवाणु भोजी होते हैं, वो जीवाणुओं के वायरस वायरस होते हैं, जीवाणु वायरस। नेक्स्ट है जुखाम, खसरा, चेचक आदि फैलते हैं वायु द्वारा संक्रमित, भोजन द्वारा, इंजेक्शन की सुई द्वारा या जानवरों के काटने से। तो ये संक्रामक रोग हैं, ये कैसे फैलेंगे? वायु के द्वारा भी फैल जाते हैं। नेक्स्ट है पोलियो रोग का कारण है वायु रोग, पागल कुत्ते के काटने से, मूत्र जनन मार्ग द्वारा, संक्रमित भोजन व पेयजल से। पोलियो रोग तो ये होगा संक्रमित भोजन व पेयजल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं जीवाणु को, वायरस को, युग्लिना को या इनमें से किसी को नहीं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जीवाणु मतलब सॉरी विषाणु मतलब वायरस को मानते हैं, विषाणु या वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वायरसों का खोल बना होता काहे का? वसाओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या कार्बनिक पदार्थों का? तो ये बना होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस होते हैं मृतोपजीवी, सहजीवी, स्वपोषी या परजीवी? ठीक है, तो वायरस जो होते हैं वो होते हैं परजीवी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वायरस बना होता है प्रोटीन व डीएनए का, प्रोटीन व आरएनए या डीएनए का, केवल प्रोटीन का, आरएनए या डीएनए का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोटीन व आरएनए या डीएनए का। ठीक है, प्रोटीन जरूर होगी, आरएनए या डीएनए में से भी कोई एक चीज होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विषाणु संक्रामक होते हैं, विषाणु परजीवी होते हैं, विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, विषाणु में अजीवितों का कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। 11वें का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषाणु में अजीवितों का कोई लक्षण नहीं पाया जाता, ये गलत है यहाँ पर, जबकि पाया जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी? कोच ने, एल पास्चर ने, लुई पास्चर ने या हुक ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट है मनुष्य में दाद होता है ईस्ट द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, कवक द्वारा या वायरस द्वारा? तो ये होता है फंगस के द्वारा, फंगी के द्वारा, कवक के द्वारा। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने के लिए उत्तरदायी जीवाणु है एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, लैक्टोबैलिसस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लैक्टोबैलिसिस बैसिलस। ठीक है। नेक्स्ट है पाश्चुरीकृत दूध है रोगजनक, जीवाणुओं से मुक्त, जीवाणु युक्त, निर्जलीकृत जो किसी भी दशा में दूषित नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा रोगजनक, रोगजनक जीवाणुओं से मुक्त होता है। नेक्स्ट है जीवाणु वायरस से भिन्न है क्योंकि इनमें अनुवांशिक पदार्थ होता है, इनमें एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, कोशिका द्रव्य स्पष्ट होता है या रोगजनक होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य स्पष्ट होते हैं। ठीक है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में रेबीज किसके कारण होता है? विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, जीवाणुओं से या कुत्ते से? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विषाणुओं से। ठीक है, कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन कारण जो होता है, मेन कारण पूछा गया तो वो होता है विषाणु। नेक्स्ट है रेबीज का संचरण किसके द्वारा होता है? जल से, मनुष्य से, असंक्रमित कुत्ते से या संक्रमित कुत्ते से? ठीक, संचरण होता है कुत्ते से, लेकिन जो कारण पूछा गया ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर कारण पूछा गया है तो वो विषाणु होगा, लेकिन संचरण किसके द्वारा होता है? ये तो एक माध्यम है, तो कुत्ता होगा। ठीक है, संक्रमित कुत्ते से हमेशा फैलता है रेबीज। डी ऑप्शन। ठीक है, 18 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्मोनेला टाइफी किसका कारण है? इन्फ्लुएंजा, कुकुर खांसी, न्यूमोनिया या टाइफाइड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टाइफाइड का। नेक्स्ट का क्वेश्चन है तपेदिक किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, एस्परलीजियम, एस्परजिलम जिलस, फ्यूमीगेट्स। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या सल्मोनेला ट्राइफोसा? तो 20वें का जो राइट आंसर है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक इसके कारण होती है। नेक्स्ट है वायरस जनित रोग क्या है? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया या सिफिलिस? 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाणुओं एवं विषाणुओं में से होने वाले रोग हैं एलर्जी, असंगोत्मक रोग, संक्रामक रोग या अल्पता रोग? जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाले रोग तो ये होते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, टीबी रोग के नियंत्रण के लिए टीका है? बीसीजी, एलएसडी, वैक्सीन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
ठीक है, BCG। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग भारत में लगभग समाप्त हो चुका है? पोलियो, माइलिटिस, स्मॉल पॉक्स, प्लेग या काला ज्वर? तो इसमें से एक ही है जो बिल्कुल समाप्त हो चुका है लगभग, वो है स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको बोला जाता है ना। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन मतलब म्यू होता है एक मि, 1 मिलीमीटर का 1000 भाग, 1 मिलीमीटर का 100वां भाग, 1 मिलीमीटर का 1 लाखवां भाग, या 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां भाग। नेक्स्ट है, विषाणु जनित रोग है हैजा, खसरा, टाइफाइड या डिप्थीरिया? 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग होता है शैवालों द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, कवक द्वारा या ब्रायोफाइटा द्वारा? तो क्षय रोग है जो वो होता है आपका जीवाणुओं मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टलों के रूप में भरकर रखा जा सकता है किन्हें? विषाणुओं को, कवक को, जीवाणुओं को या सभी को? तो क्रिस्टलों के रूप में जीवाणुओं विषाणुओं को मतलब वायरस को भर के रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, जीवाणु जनित रोग है टिटनेस, टाइफाइड हैजा, क्षय रोग हैजा, एड्स, मलेरिया, निमोनिया एड्स, खसरा, चेचक, सिफिलिस? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टिटनेस, टाइफाइड और हैजा। नेक्स्ट है, विषाणु जनित रोग नहीं है एड्स, चेचक, पोलियो, हैजा, कौन सा नहीं है इसमें? तो विषाणु जनित नहीं है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था हैजा क्या है, जीवाणु जनित, तो यही आपका विषाणु जनित रोग नहीं है, तो कौन सा होगा? हैजा ही हो जाएगा आपका, 30वें का डी राइट आंसर होगा हैजा। ठीक है, हैजा ही नहीं होगा। नेक्स्ट है, मियादी बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या प्रोटोजोआ? तो ये होता है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के द्वारा मियादी बुखार। नेक्स्ट है, निमोनिया किसके कारण होता है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु या कवक? ये भी आपका बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है, जो जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं कहलाते हैं सहजीवी, जीवाणु भोजी, स्वतंत्र जीवी या मृतोपजीवी? तो 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मृतोपजीवी। नेक्स्ट है, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को किसकी खुराक पिलाई जाती है? पोलियो, हैजा, पेचिस या तपेदिक? तो ये पिलाई जाती है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, और पोलियो जो है ये एक ओरल वैक्सीन है। ठीक है, वैक्सीन होती है, ओरल वैक्सीन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया था? एरनबर्ग, कैरोलस लीनियस, लुई पास्चर या रॉबर्ट कोच? 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एरनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी को कहते हैं। ये तो अभी क्वेश्चन एक बार ऊपर हो भी चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषाणु, विषाणु मतलब वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में पाया जाता है अंतः द्रव्य जालिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या मीसोसोम्स? तो उसमें पाया जाता है ऑप्शन डी, मीसोसोम्स पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर 6-7 क्वेश्चन और है। एड्स नामक रोग होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या शैवाल द्वारा? तो एड्स आपका वायरस के द्वारा होता है, आप सभी को पता है, HIV वायरस। तो ये विषाणु द्वारा मतलब वायरस के द्वारा होता है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से पौधे से वसा मिलती है? मूंगफली, गोभी, गेहूं या चावल? तो फैट किस में होता है? मूंगफली में होता है, तो राइट आंसर आपका वसा किस में? मूंगफली से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरक से नहीं मिलता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या आयरन? कौन सा मतलब जो है वो उर्वरक से नहीं मिलता? तो आयरन जो है वो आपका उर्वरक से नहीं मिलता, बाकी तीनों चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, संगठित कृषि प्रणाली का उदाहरण है पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन या ये तीनों मिलाकर? संगठित कृषि प्रणाली का उदाहरण, तो संगठित नाम से ही पता चल रहा है ये तीनों मिलाकर, ठीक है, तीनों मिलाकर ही होगा। नेक्स्ट है, पशुधन है मुर्गियां, मछलियां, गाय, भैंस, बकरी या हिरण और नीलगाय? तो पशुधन किसको माना जाता है? गाय, भैंस तथा बकरी को। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन और पोटेशियम है सूक्ष्म पोषक, बृहद पोषक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बृहद पोषक। नेक्स्ट है, कंपोस्ट है क्या है? उर्वरक, खाद, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? कंपोस्ट क्या है? खाद होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक खेती में इसका प्रयोग होता है रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद, शाकनाशी या पीड़कनाशी? ठीक है, जैविक खेती में इसका प्रयोग होता है, तो होता है कार्बनिक खेती में इसका प्रयोग होता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक खाद। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक यह मुर्गी की स्पीसीज है कि मतलब मुर्गी की प्रजाति कौन सी है? रेड सिंधी, रोहू, लेगहार्न या ब्लोरर ब्लोलर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेग हार्न। ये मुर्गी की एक प्रजाति है, मतलब स्पीसीज है। तो इस तरीके से आपके ये 98 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके 98 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। अगर 80 से ऊपर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी एक तरीके से आप लोग मान के चलें अच्छी है। और एक तो यहाँ पर सभी टॉपिक एक साथ रखे नहीं जा सकते, इसलिए कुछ टॉपिक आज हो गए हैं, कुछ आपके कल और परसों, मतलब 7 दिन के अंदर आपकी 9th और 10th की भी जो जितने भी क्वेश्चन है, अभी 9th के ही चल रहे हैं, ये आपके करवा दिए जाएंगे। और उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर फंसेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।